बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। नाज़रीन, पाकिस्तान का 70% रकबा ज़राअत पर मुश्तमिल है और अगर मुल्की मईशत की बात करें तो इसमें भी ज़राअत अपना कलीदी किरदार अदा करती है। लेकिन बदकिस्मती कहिए या कुछ और, गुज़श्ता चंद बरसों से हुकूमत ज़राअत पर कोई तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क होने के बावजूद सालाना खरबों रुपए की दालें, सब्जियाँ, खुर्दनी तेल और दीगर अशिया दरामद करता है। मुल्क में दालों की पैदावार नहीं है और इसके बाइस पाकिस्तान को सालाना 1 खरब 94 करोड़ रुपए की दालें बैरून मुल्क से बरामद करना पड़ती हैं। दालों की ज़रूरत सालाना 15 लाख टन तक पहुंच चुकी है और सिर्फ चने की दाल की मुल्की ज़रूरत 6.5 लाख टन है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद खोखर साहब, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, ज़राअत मुल्की मईशत में अपना कलीदी किरदार अदा करती है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि हुकूमत ज़राअत पर कोई तवज्जो ही नहीं दे रही? इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 3-4 हुकूमतों से आप ले लें, अब तक किसी हुकूमत की तरजीहात में ज़राअत नहीं रही। आज यही वजह है कि हमारे मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है और हम पैदा होते ही मकरूज होते हैं, क्योंकि जिस मुल्क की मईशत का सारा दौर-ओ-मदार ज़राअत पर हो और दुनिया में कोई भी हुकूमत हो, इस्लामी हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, कोई भी हो, उसकी जो चीज़ तरजीहात में होती है वो ये होती है कि उसने उसकी जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क में अमन और अमान पैदा करे और मईशत को बेहतर करे। पाकिस्तान की जो मईशत का दौर-ओ-मदार है ज़राअत पर है। जब ज़राअत बेहतर नहीं है तो मईशत बेहतर नहीं है, जब मईशत बेहतर नहीं है तो ऑटोमेटिकली अमन और अमान बेहतर नहीं है। आज जो अमन और अमान का और सारे मसाइल है वो सिर्फ ज़राअत से रिलेटेड है कि ज़राअत बेहतर होगी तो खुद ब खुद मईशत बेहतर होगी और अमन और अमान बेहतर होगा। लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ पे ज़राअत को तरजीहात में नहीं लिया गया। आज आप ये देखें काश्तकार का क्या हाल है। गन्ने में काश्तकार को लूट लिया गया है। हमारी किसी फसल की एक्सपोर्ट प्राइस पाकिस्तान में तय नहीं, जबकि पूरी दुनिया में आप इंडिया को ले लें, वहाँ पे 31 क्रॉप्स की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस दी जाती है। पाकिस्तान में सिवाय गंदम के किसी की एक्सपोर्ट प्राइस नहीं है। हमारी रिसर्च पे तवज्जो नहीं है बिल्कुल। हमारे पास, अब हमने कपास काश्त कर ली, हमारे पास कोई सही बीज ही नहीं है। आप खुद देखें कि बीज के बगैर क्या हम काश्त कर सकते हैं। दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी में बोलगर्ड 1 से बोलगर्ड 4 पे चली गई है। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर सब्सिडाइज है, यहाँ पे उस पर अग्रेसिव टैक्सेशन है। और अगर किसी मद में कुछ सब्सिडी का ऐलान किया जाता है तो झूठ बोला जाता है, गलत बयानी की जाती है। हमारे अफसरों ने क्या काम शुरू किया हुआ है। अब काश्तकारों को पंजाब में जी मोबाइल फोन हम दे रहे हैं 5 अरब 40 करोड़ के, भाई किस लिए? हमारे पास बीज तो है नहीं। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं घर दाने नहीं अमा चक्की दे गई है। भाई हमें पहले रिसर्च करनी चाहिए, हमें जदीद सीड लाना चाहिए, जदीद टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, हमारे पास जदीद मशीनरी होनी चाहिए, तब जाके फिर हमें ये जदीद जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी तो हमारे पास बीज भी नहीं है और हमारा मार्केटिंग सिस्टम नहीं है। हमारा मार्केटिंग सिस्टम ये है कि हम काश्तकार के खालिस दूध से सनअतकार का पानी महंगा है। अब आप हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक पॉलिसी ये देखें कि हम अगर गंदम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो रिबेट उस पर दे रहे हैं, अगर हम चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो रिबेट उस पर दे रहे हैं, अगर कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं तो ड्यूटी फ्री कर रहे हैं। तबाही उसकी होगी, क्योंकि वजह यह है कि जब वो कॉटन उसकी ड्यूटी फ्री इंडिया से आ रही है, जो एक सब्सिडाइज कंट्री है, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तानी रुपीज में जो 1 मन सीड कॉटन है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज में 1076 है और हमारे पंजाब के काश्तकार को 2533 रुपए है। और 1076 वाला अगर पाकिस्तान में वो भेज रहा होगा तो फिर पाकिस्तानी काश्तकार कहाँ जाएगा? आज पाकिस्तानी जिनंग में तकरीबन 7-8 लाख बेल पड़ी है, कोई खरीद नहीं रहा, वो बाहर से मंगवा रहे क्योंकि उनको ड्यूटी फ्री वहां से मिल रही है। अब पोजीशन ये है कि प्राइम मिनिस्टर के पास एप्टमा वाले जाते हैं, मुलाकात करते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं और एप्टमा जीत जाती है, काश्तकार हार जाता है। जहाँ पे मैं ये समझता हूँ अब पूरी कौम हार चुकी है इस चंद शाफिया के आगे। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब क्या काम कर रहा है जी? अब कबड्डी टीमें बनाई जा रही हैं जी, और पेस्टिसाइड कंपनियों को मजबूर किया जा रहा है कि 2-2 करोड़ की कबड्डी टीम खरीद करो। और क्या मौजूदा हुकूमत की जो तरजीहात है उनमें ज़राअत और किसानों को बेहतर सहूलियात फराहम करना क्या सिरे से शामिल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर मेरी बात सुने, क्या उसको फिर काश्तकार को गन्ने में लूट लिया जाता? 133 अरब रुपया बिजनेस रिकॉर्डर ने खबर दिया कि इसको काश्तकार को उसका टीका लगाया गया 133 अरब रुपए का। तो क्या करें बेचारे, मजबूर है, क्या करें बेचारे वो, आप खुद बताएं। उनके पास गुजारे के लिए वो फिर काश्त कर लेते हैं, उनके पास क्योंकि और कोई बिजनेस ही है और कोई कारोबार नहीं है। फिर अपनी वो फसल से भी प्यार करते हैं, अपने जानवरों से भी प्यार करते हैं, फिर दोबारा जेवर बेचने पड़े, जानवर बेचने पड़े, दरख्त बेचने पड़े, जमीन बेचनी पड़े, कर्जा लेने पड़े, फिर वो फसल पे खर्च करते हैं अपने मुल्क के, अपनी आवाम की खातिर।
अब आप देखें ना, काश्तकार कौन है इस मुल्क में? गंदम पैदा वो करता है, चावल पैदा वो करता है, कपास पैदा वो करता है, दालें पैदा वो करता है, गोश्त पैदा वो करता है, सब्जियां पैदा वो करता है, फ्रूट पैदा वो करता है। मैं ये कहूँगा, अब हमारे ज़राअत का जो कारोबार है, ना वो मुनाफा बख्श रहा है, ना बाइज्जत रहा है। ऐसे तरीकेकार बना के उसको तो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर दिया। मैं ये कहूँगा, जिस तरह हम ये नवाज शरीफ कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो, मैं ये कहूँगा कि वोटर को भी इज्जत दो, किसान को इज्जत दो, वो वोटर है आपका, उसको इज्जत दो। जो उसको इज्जत नहीं मिल रही, अगर उसको इज्जत मिलती तो आज पाकिस्तान की मईशत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, इसके बावजूद सालाना 1,94 करोड़ रुपए की दालें बैरून मुल्क से दरामद करता है। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ज़राअत की पैदावार पर आखिर कोई काम नहीं होता? देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, फिर वही बात आ जाएगी कि काश्तकार क्यों काश्त करेगा। मुझे जब उसको मुनाफा ही ना मिले किसी चीज़ का। अब हम कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, अब हम इम्पोर्ट करते हैं। एक वक्त था 92 में हमारी जो कॉटन की पैदावार थी वो 1,28,00,000 बेल थी और इंडिया की 1,10,00,000 बेल थी। आज इंडिया 4 करोड़ पे चला गया, हम 1 करोड़ से भी कम है। हमने कॉटन मिल का वजन भी कम कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए थे और 13 अजला भारत के हिस्से में गए थे। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। क्या हमारे 17 अजला नहीं कर सकते? वजह यह है कि हमारी पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। जब तक इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, अगर आज इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दिया जाए, हमें बाहर से ना दालें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ना हमें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ना हमें सब्जियां इंपोर्ट करनी पड़ेगी, कोई चीज इंपोर्ट करने की हमें जरूरत नहीं। हम एक्सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, मैं गारंटी से कहता हूँ। वजह यही है कि काश्तकार को उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिलती। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दी। मुल्क में दालों की खपत और दरामद में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में दालों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हुकूमती सतह पर कौन से इकदाम उठाने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? मैं वाहिद इकदाम कहूँगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें बस। अगर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दिया जाए, सारे मसाइल का हल है। जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम नहीं किया जाएगा, कोई मसला हल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। 2013 की इलेक्शन मुहिम में मुस्लिम लीग नून का मंशूर था कि हम इक़्तिदार में आकर कशकोल तोड़ देंगे, बैरूनी कर्जों का दौर भी ख़त्म होगा। मगर हुकूमत में आने के बाद मुस्लिम लीग नून के नारे गलत साबित हुए हैं और मौजूदा हुकूमत ने अपने दौर में मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा गैर मुल्की कर्ज लिया है। ये एक हिस्ट्री है। अगरचे उम्मीद की जा रही थी कि हुकूमत अपने आखिरी साल में IMF के पास नहीं जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से अब एक मरतबा फिर हुकूमत IMF के पास जाने का इरादा रखती है, जिसके नतीजे में मुल्की कर्जों में फिर से इजाफा हो रहा है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है माहिर शियात। सर, उम्मीद की जा रही थी कि हुकूमत अब IMF के पास नहीं जाएगी, लेकिन हुकूमत एक मरतबा फिर IMF के पास पहुंच चुकी है। देखिए, हुकूमत को IMF के पास जाना उसकी मजबूरी है और उसकी वजह यह है कि हमारी आमदन जो है वो हमारे खर्च से ज्यादा है। तो इसको सिर्फ इस वजह से या इस निगाह से बुरा कंसिडर किया जा सकता है कि हमारे जो इस वक्त के जो हमारे कह लें हमारा जो डेट है उसमें इजाफा होगा, जो कि ऑलरेडी खासा है। तो उसमें जितना इजाफा होता जाएगा उतना मुल्क की मईशत पे बोझ बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसमें हमें उसकी डेट सर्विसिंग तो करनी पड़ेगी। तो उस लिहाज से ये होगा। दूसरा, हुकूमत के लिए भी ये मुश्किल मरहला है, क्योंकि जब वो बाहर के इस तरह एक्सटर्नली IMF के पास जाते हैं तो IMF भी अपनी शरायात जो है वो मंजूर कराती है, और वो शरायात जो होती हैं वो ऐसे फैसले होते हैं जो हुकूमत के लिए मुश्किल होते हैं, यानी कि वो अवाम दोस्त शायद ना हो, लेकिन मईशत के या मुल्क के यानी कि लॉन्ग टर्म उसके ऑब्जेक्टिव्स के लिए शायद बेहतर हो। तो इस लिहाज से शायद ये लोगों के लिए उसमें मुश्किलात का इजाफा हो, और हुकूमत को डेफिनेटली एक ही सूरत हो सकती है कि अपनी आमदन बढ़ाती और बढ़ाने में कामयाब होती, जो कि ऑब्वियसली सबसे बड़ा उसमें दो ही तरीके हैं कि अपने टैक्स को बढ़ाती, वो नहीं बढ़ा सकती उस तरीके से। सर, लेकिन कर्ज लेने के लिए तो IMF की शराइत काफ़ी कड़ी होती हैं, और अब अगर कर्ज लेंगे तो मजीद कड़ी शराइत हो जाएंगी। क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि इन शराइत को पूरा कर सके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसकी मिसाल हम इस तरह देख सकते हैं कि गुज़िश्ता 4 साल से जो ज़्यादा वक्त गुजरा है उसमें पिछली दफ़ा भी हुकूमत पे ये एक शर्त रखी गई थी कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनको बतदरीज या उनका खसारा कम किया जाए, ख़त्म किया जाए और उनको प्राइवेटाइज किया जाए, क्योंकि हुकूमत उनको
पिछली यानी जब से पाकिस्तान बना है या जब से उनका इनेकाद हुआ है वो 200 से 500 के करीब जो कंपनीज हैं वो तमाम खसारे में हैं, जिसमें चीदा चीदा PIA, रेलवे और पाकिस्तान स्टील हैं जो कि नुमायां किरदार या नुमायां जगह रखती हैं। लेकिन उसके अलावा बेतहाशा है, आपका सर्कुलर डेट है, इस तरह के और हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो खसारा है उसमें इजाफा होता है, और चूँकि आमदन कम है, इन हालात में हमारी वायबिलिटी यानी कि बजट की भी और मुल्क की यानी कि जो ताकत है खर्च करने की लोगों पे, आवाम पे, वो कम रह जाती है। बिकॉज ये खसारा जो है वो पैसा जो इसमें से ज़ाया हो जाता है वही पैसा हमारे PSDT प्रोग्राम पे लग सकता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे या और डेवलपमेंट के कामों पे लग सकता है। तो इसमें डेफिनेटली उनकी तरफ से ये शरायत सख्त होंगी, और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए डेफिनेटली ये मुश्किल मरहला होगा, क्योंकि अभी बजट जब आएगा तो वक्त कम रह जाएगा, फिर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। तो इतने कम वक्त में ये प्राइवेटाइज जो पिछले 4 साल से ज़्यादा मुहित डिस्टेंस के ऊपर नहीं हो सका, वो इतने कम वक्त में करना डेफिनेटली मुश्किल होगा। और आखिर क्या वजह है कि हुकूमत बरामदात में इजाफे की बजाय कर्ज पर इन्हिसार कर रही है? हुकूमत की वजह ये है कि ये मुश्किल काम है, इसके अंदर बैठ के यानी कि ये अपने ड्राइंग रूम से या अपने दफ्तर से नहीं हो सकता। इसके लिए फील्ड में जाके लोग उन मसाइल को समझने की ज़रूरत है, और जब आप अपने वो मसाइल को समझेंगे तभी उस प्रॉब्लम को सही तरह टैकल कर सकेंगे, क्योंकि वो इस तरह की एक्सरसाइज हो नहीं पाती। तो इस वजह से उसके दूरस्थ नताइज ही निकलते हैं। और सबसे आसान तरीका है कि आज का वक्त गुजारने के लिए मैं किसी से पैसे उधार लूं और आज का वक्त गुजर जाए, फिर अगली हुकूमत आएगी, वो जाने उनका मसला जाने। सर चले 5 साल पूरे होने वाले हैं और ये हुकूमत तो अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, लेकिन जो अगली हुकूमत होगी क्या उसके लिए आसान होगा इस कर्ज को उतारना? बहुत मुश्किल है। असल में प्रॉब्लम यही है कि जब तक कोई भी हुकूमत आए, किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, चाहे सिविलियन हो चाहे कोई और हो, वो जब तक इन मसाइल को एड्रेस नहीं करती और इनका कोई ऐसा इनोवेटिव सोल्यूशन नहीं निकालते जिसमें आवाम के दरमियान और हुकूमत के दरमियान जो एक ट्रस्ट की खलीज इस वक्त मौजूद है उसको दूर किया जाए और लोगों को किसी तरह राग़िब किया जाए कि वो डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर उसके निज़ाम में आए और उसकी रेट को कम करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंसेंटिव दे के उसके अंदर लाया जाए। जब तक ये नहीं करेंगे तो ये मसाइल हल नहीं होंगे और हमारा दारोमदार चाहे अंदरूनी या बैरूनी कर्जा जात की तरफ रहेगा। और सर कर्ज ले तो लिया है, लेकिन क्या हुकूमत के पास कोई पॉलिसी है कि इस कर्ज को किस तरह से वापस किया जाएगा? इसमें डेफिनेटली जिस तरह भी हमने पहले डिस्कस किया कि अपने जो खसारा है वो कम करना है। हमें हुकूमत के जितने भी ऐसे काम हैं जिसमें ज़ाया हो रहा है या ज़्या हो रहा है उसको एफिशिएंट करना पड़ेगा। हुकूमत को जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ी काबीना रखना उसके लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो टोटल हमारे मुकाबले में, जैसे चीन एक बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत बड़ी बढ़ती भी मतलब मार्केट है, दुनिया की सेकंड बिगेस्ट मईशत है, उनके भी टोटल जो लोग हैं, जो उनके मिनिस्टर हैं, वो हमसे कम हैं हमारे मुल्क से। तो हमारे जैसे मुल्क के अंदर ये मुमकिन नहीं हो सकता कि बहुत बड़ी हम पार्लियामेंट रखें, बहुत ज़्यादा उसका अखराजात बर्दाश्त करें। तो कम लोग ज़्यादा काम करें, नंबर 1। नंबर 2, एक तरफ आपके मुल्क की ऐसी जो हुकूमत की जो एंटरप्राइजेज हैं जिनको स्टेट ओन एंटरप्राइजेज कहते हैं, वो एक तरफ तो खसारे में है और दूसरी तरफ वो जो हैं वो अपने लोगों को बहुत से फ्री पर्क्स उन्हीं कंपनीज के जरिए दे रही होती हैं। तो हमें बेल्ट टाइटनिंग करने की ज़रूरत है और हमें हर जगह पर उसका ऐसा सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। हुकूमत के लेवल पे बात कर रहा हूँ, जिस तरह एक इंडिविजुअल या एक प्राइवेट इदारा अपने आप को मैनेज करता है जब उसको पता होता है कि मेरा अखराजात ज़्यादा हैं या मेरे लॉसेस ज़्यादा हैं आमदन से, तो बिल्कुल उसी तरह हुकूमत को भी करना होगा। जो हुकूमत ये करेगी वो उसके नतीजे में आगे वो कह लें कि उसके जो डिविडेंड्स हैं वो इस सूरत में आएंगे कि आपके जो दारोमदार है डेट के ऊपर वो कम होगा। और इसके साथ साथ ये जो ब्रीदिंग स्पेस या ये जो मौका मिलेगा, इस मौके के अंदर अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की जरूरत होगी और पैदावारी सलाहियत के लिए बैठ के सोचना पड़ेगा और जो लोग प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड हैं उनके साथ मिलके ऐसे शॉर्ट टर्म और फिर लॉन्ग टर्म ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे डोमेस्टिक और फिर एक्सपोर्ट दोनों पोटेंशियल में इजाफा हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।